हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं नंदकिशोर वैष्णव और आप देख रहे हैं SBN ई लर्निंग ऑनलाइन क्लासेस डायरेक्टेड बाय मनोज पाराशर, सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय हरसोल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कल जो नेक्स्ट मेरा वीडियो था, जो पहले मेरा जो वीडियो था उसके अंदर हमने पढ़ा था गैस की द्रव में विलयता, जिसको अपन ने देखा था अवशोषण गुणांक के रूप में। तो अवशोषण गुणांक के रूप में हमने देखा कि प्रत्येक गैस जो है वो अलग अलग द्रवों में अलग अलग मात्रा के रूप में अवशोषित होती है, जिसे हम अवशोषण गुणांक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। आज हम देखेंगे गैस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन से कारक हैं जो गैस की द्रव में विलयता हो। जैसे पानी के अंदर अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड, आपने सोडा वाटर का नाम सुना है, जो लिम्का, थम्स अप, कोल्ड ड्रिंक अपन जितने भी पीते हैं उन सभी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय होती है। तो वही अपन आज पढ़ने जा रहे हैं कि उन गैस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कारक आता है गैस की प्रकृति। पहला कारक कौन सा है? गैस की प्रकृति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कारक है। गैस की प्रकृति कैसे उसको प्रभावित करती है कि जो गैसें अगर किसी विलय में, जैसे अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को विलाया, तो ऐसी गैसें जो अंदर विलायक के अंदर जाकर के विलायक से क्रिया कर लेती है और नए यौगिक बना लेती है या आयनीकृत हो जाती है, वो गैसें द्रव में बहुत ज्यादा विलय होती है। वो गैसें जो है वो द्रव में क्या होती है? बहुत ज्यादा विलय होती है। और जो गैसें अंदर जाकर के आयनीकृत नहीं होती या नए यौगिकों का निर्माण नहीं करती है, वो गैसें द्रव में विलय कम होती है। जैसे इसमें क्या लिखेंगे? जो गैसें द्रव में आयनीकृत होती है या नए यौगिक बनाती है, वो अधिक विलय होती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, HCl है, अमोनिया NH3 है। ये गैसें बहुत ज्यादा विलयशील होती है। क्यों होती है? कि ये आयनीकृत हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर अपन मैं बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, मान लीजिए मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को जल में घोला, तो क्या होगा? ये बना लेगी हमारे जल में जाते ही H2CO3 बना लेगी। और अगर अपन इसको आगे देखेंगे तो ये ट्वाइस HIN प्लस HCO3 माइनस में विभाजित हो जाएगी, तो एक नया यौगिक बन गया और ये फिर वापस तुरंत क्या हो जाएगा? आयनीकृत हो जाएगा। तो जिसके कारण ये बहुत ज्यादा जल में विलय होती है। अगर मैं अमोनिया को देखूं, NH3 प्लस जल H2O, तो क्या बना लेगी ये? NH4OH बना लेगा। क्या बना लेगा ये? NH4OH। अगर इसको देखूं तो ये आयनीकृत हो जाएगा NH4 प्लस आयन में और OH माइनस आयन में। तो इस प्रकार से ये जल के अंदर जाकर के आयनीकृत हो जाती है। तो ये गैसें बहुत ज्यादा विलय होती है। और जो ऐसे नहीं करती है, जो गैसें आयनीकृत व नए यौगिक नहीं बनाती है, वो कम विलय होती है। जैसे एग्जाम्पल
एग्जाम्पल के लिए N2O2H2। ये गैसें ऐसी है जो ना जाकर के आयनीकृत होती है, ना नए यौगिकों का निर्माण करती है, इसलिए ये गैसें जल में कम विलय होती है। आप इससे थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब मैं इसका दूसरा जो कारक है प्रभावित करने वाला वो देखते हैं अपन। दूसरा कारक, दूसरा जैसे अपन ने जल के अंदर भी देखा था कि विलायक की प्रकृति और गैस की प्रकृति, तो यहां पर भी वहां विलायक और विलय की प्रकृति देख रहे थे, यहां देखेंगे दूसरा आएगा गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति, गैस की प्रकृति कैसे प्रभावित करती है? देखिए बेटा, अगर विलायक जो घोलने वाला है, यदि जो विलायक है वो ध्रुवीय है, कैसा है? ध्रुवीय, तो वो कौन सी गैसों को घोलेगा? गैसें कौन सी होगी? वो भी ध्रुवीय होगी, ध्रुवीय होगी। अर्थात वो गैसें, अगर विलायक ध्रुवीय है तो गैसें भी ध्रुवीय होगी, जिनके कारण वो गैसें जल में या उस विलायक में आसानी से मिल जाती है। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए देखूं तो देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए जल में हमें घोलना है, H2O में अगर घोलना है और H2 क्या है? आयनिक। ये क्या है? आयनिक। तो आयनिक गैसें ही इसके अंदर ज्यादा विलय होगी। वो आयनिक गैसें कौन सी होगी? गैसें अपन ने अभी देखा था, जैसे CO2 आयन बना रहा था, जैसे HCl H+Cl आयन बना रहे, जैसे NH3 गैसें, ये आयनिक गैसें कहलाती है और ये जल में आसानी से विलय हो जाती है। अगर मैं बात करूं कि विलायक अध्रुवीय हो, विलायक यदि हो अध्रुवीय, तो गैसें भी कैसी होनी चाहिए? गैसें भी होनी चाहिए अध्रुवीय। तो जैसे विलायक कौन सा हो गया? ध्रुवीय। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया। तो इसके अंदर अगर अपन अध्रुवीय गैसें मिलाएं, एग्जाम्पल के लिए अगर अपन बात करें तो वही गैसें कौन सी हो जाएगी? N2 अध्रुवीय, O2 अध्रुवीय, H2 अध्रुवीय। तो इसका मतलब ये हो गया कि गैस की प्रकृति भी विलेयता को, गैस की प्रकृति और विलायक की प्रकृति भी विलेयता को प्रभावित करती है, अर्थात समान समान को घोलता है। ध्रुवीय है तो वो ध्रुवीय में ही विलायक होगी, विलय होगी। अध्रुवीय है तो वो अध्रुवीय विलायक में ही विलय होगी। अब अपन तीसरा देखते हैं, दाब का प्रभाव। और इसका वेरी इंपॉर्टेंट अगला जो टॉपिक आता है हमारा, दाब का प्रभाव। तीसरी बात आती है हमारी दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट में लिख सकते हो भैया। दाब का प्रभाव का मतलब हो गया कि यदि मैं किसी गैस के ऊपर, जैसे अगर मान लीजिए ये मेरे पास एक पात्र है, दो पात्र है, मान लीजिए दो पात्र है, या मैं यूं कहूं कि ये मेरे पास दो पिस्टन है, ये दो पिस्टन है, ये दो पिस्टन, मान लीजिए दो मैंने पिस्टन लिए, इनको अपन बोलते हैं पिस्टन। इनको अपन बोलते हैं पिस्टन, ये और ये। अब मैंने क्या किया, यहां से मैंने यहां तक जल भर रखा है, ये मैंने जल भर रखा है, ये जल। और अब आपने क्या किया, इसके अंदर मान लीजिए आपको भरनी है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरनी। तो आपने देखा होगा सोडा वाटर वाला एक गैस सिलेंडर होता है, उसके अंदर वो बड़ा प्रेशर से हिला हिला करके उस गैस को भरता है अंदर, उस सोडा वाटर की बोतल के अंदर, पानी के अंदर उसको भरता है गैस को। तो उस सिलेंडर का दाब बहुत ज्यादा होता है। तो अगर मैं यहां से कहूं कि मान लीजिए ये जो डॉट डॉट मैंने बनाए हैं ये गैस है, ये जो डॉट डॉट है ये गैस है। अब क्या होगा, यदि मैंने इस पिस्टन को अंदर बहुत ज्यादा दाब डाला तो क्या होगा
कि गैस के अणु की संपीडितता बहुत ज्यादा होती है। यदि गैस के अणु के ऊपर अगर अपन दाब डालते हैं तो संपीड्य हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। तो उसके कारण जैसे आप इसके अंदर दाब डालोगे तो पिस्टन थोड़ा यहां से कैसे आ जाएगा, पिस्टन यहां से हल्का सा दाब देने के कारण नीचे आ गया। ये दाब देने के कारण पिस्टन कहां आ गया, नीचे आ गया। तो अब क्या हो गया कि वो जो गैस थी आपकी, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपने यहां ले रखी थी, वो सारी की सारी किसमें आ गई, इस H2O प्लस CO2, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड में वो गैस विलय हो गई। तो यहां से एक बात क्या निकलती है, किसी भी गैस की द्रव में विलयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, गैस की द्रव में, गैस की द्रव में विलयता, गैस की द्रव में विलयता दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। क्योंकि गैसों में संपीडितता, संपीडितता का गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है। गैसों में किसका गुण पाया जाता है, संपीडितता का गुण पाया जाता है, इसलिए गैसें बहुत ही आसानी से विलय हो जाएगी। ये बात किसने ये बात है हमारी दाब का प्रभाव। अब बात आती है कि ये गैस आपने देखा, मान लीजिए आपने जल लिया था 500 ml मान लीजिए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी आपने 200 ml ली मान लीजिए। तो अब यहां से बात चलती है कि ये 200 ml में से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इस जल में घुलेगी, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इस जल के अंदर घुलेगी, डिसॉल्व होगी। तो उसके लिए अर्थात उस मात्रात्मक संबंध को दर्शाने के लिए अपन कि ये कितनी गैस इसके अंदर घुलेगी, उसको दर्शाने के लिए एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था हेनरी। इसके मात्रात्मक संबंध को दर्शाने के लिए कौन आए, हेनरी आए। देखिए अब इसके बारे में बताऊं, यदि मैं गैस की द्रव में विलयता के मात्रात्मक संबंध को हेनरी द्वारा, किसके द्वारा बेटा, हेनरी द्वारा समझाया गया। किसके द्वारा समझाया गया, गैस की द्रव में विलयता के मात्रात्मक संबंध को हेनरी द्वारा समझाया गया। तो अब अपन बात करेंगे कि ये हेनरी क्या कहता है, द्रव में गैस की विलयता के बारे में हेनरी क्या कहता है। तो अपन बात करते हैं हेनरी का क्या नियम था। दाब के प्रभाव में पढ़ रहे हैं अपन हेनरी का नियम। तो दाब के प्रभाव में अपन चलते हैं और देखते हैं हेनरी का नियम क्या कहलाता है। पहली बात, हेनरी का नियम क्या दर्शाता है, गैस की द्रव में विलयता के मात्रात्मक संबंध को दर्शाने के लिए हेनरी ने एक नियम दिया जिसे अपन हेनरी का नियम कहते हैं। अपन बात करते हैं इसमें जो आएगा हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम क्या दर्शाता बेटा, चाहो तो आप ये लिख सकते हो, गैस की द्रव में विलयता, गैस की द्रव में विलयता के मात्रात्मक संबंध को दर्शाने के लिए हेनरी द्वारा नियम दिया गया। हेनरी द्वारा एक नियम दिया गया। तो वो नियम क्या है, हेनरी का नियम क्या कहलाता है। देखिए यहां हेनरी का नियम कहेगा कि किसी भी
गैस के ऊपर लगाया गया दाब गैस की मात्रा के समानुपाती होता है। वापस सुन लीजिएगा, लगाया गया जो दाब है वो गैस की मात्रा के समानुपाती होगा। हेनरी के या इस नियम के अनुसार गैस पर लगाया गया दाब गैस की मात्रा के समानुपाती होता है। ये कहलाता है हेनरी नियम। गैस की मात्रा के क्या होता है, समानुपाती होता है, जिसे अपन हेनरी नियम कहते हैं। अगर मैं यहां से बात चलाऊं आपकी, तो क्या हो जाएगा, P इज प्रोपोर्शनल बाई M। तो यहां पर P क्या है, दाब, M क्या है, गैस की मात्रा। अगर मैं समानुपाती के चिन्ह को हटाऊं तो आ जाएगा Km। तो यहां से अगर मैं बात करूं, यहां कौन क्या है, देखिए P बराबर है गैस पर लगाया दाब, और दूसरा M क्या है, द्रव में विलय गैस की मात्रा। द्रव में विलय गैस की मात्रा। और ये K क्या हो जाएगा, यहां पर K को बोलेंगे अपन स्थिरांक। ओके। अब यहां से बात करते हैं अपन कि अगर मान लीजिए मैं यहां पर द्रव की जो मात्रा है, अगर मैं इसे मोल अंश के रूप में ज्ञात करूं या मोल प्रभाज के रूप में ज्ञात करूं, तो क्या हो जाएगा, जो लगाया गया दाब है वो फिर कहलाएगा आंशिक दाब। क्या कहलाएगा, आंशिक दाब कहलाएगा। अगर मैं बात करूं यहां पर, अब यहां से निकलता है, यदि गैस की मात्रा को मोल अंश के रूप में लिया जाए तो, यदि गैस की मात्रा को मोल अंश के रूप में लिया जाए तो गैस का दाब आंशिक वाष्प दाब के रूप में होगा। वाष्प दाब के रूप में होगा तथा उस मोल अंश के यह आंशिक दाब समानुपाती होगा। कैसे होगा बेटा, देखिए, अगर मैं इस दाब को, इस M को यदि मैं मोल अंश के रूप में लेता हूं तो P समानुपाती, यहां P नॉट लिख देंगे अपन। P नॉट जो ऊपर लगाया वो कहलाता है उसका आंशिक दाब। P नॉट प्रोपोर्शनल बाय X के समानुपाती। किसके समानुपाती हो जाएगा, X के समानुपाती। X क्या हो गया, विलय के मोल अंश। किसके हो जाएंगे, विलय यानी गैस के मोल अंश। अगर मैं यहां से इस चिन्ह को हटाऊं, P नॉट बराबर KH X ए भी लिख सकते हो आप, यहां पर विलय के मोल। तो यहां पर क्या हो गया, P नोट क्या हो गया, आंशिक दाब
के एच क्या है, हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक, और यहां से एक्स क्या हो जाएगा, गैस के मोल अंश, गैस के मोल अंश, मोल अंश, यहां क्या हो जाएगा, गैस के मोल अंश हो जाएगा। अब यदि मैं आगे चलो आपके यहां पर, इसको थोड़ा मैं ऊपर लिखता हूं, पी नॉट बराबर के एच एक्स। यदि मान लीजिए मैं के एच का मान यहां से ज्ञात करूं, या सॉरी मैं अगर एक्स की मात्रा, इसका एक्स का मान अगर मैं यहां से ज्ञात करूं तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर पी नॉट बटावा के एच। तो यहां एक्स क्या है, मोल अंश, विलय गैस की मात्रा हुई कि नहीं, विलय गैस के मोल अंश। तो यहां से अगर मैं बात चलाऊं आपके लिए, अगर अपनी बात चले तो क्या होगा, अगर अपन यहां से देखें तो x जो आ जाएगा, x बराबर पी नोट बाय के एच। यदि यदि मान लीजिए आपके द्वारा जो लगाया गया दाब है पी नॉट बराबर इकाई, क्या हो, पी नॉट बराबर इकाई हो, एक हो, या अपन इसको वायुमंडलीय दाब के बराबर मान ले एक, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1/kh। तो यहां से नियम क्या लगेगा कि गैस की मात्रा जो होगी वो हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होगी। अतः गैस के मोल अंश जो क्या कहलाएगी, अपन यहां लिख सकते हैं विलय गैस की मात्रा, विलय गैस की मात्रा मोल अंश हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हो गया, कौन सी गैस सबसे ज्यादा द्रव में मिलेगी, तो हेनरी नियम से क्या हो जाएगा, अतः हेनरी नियम से, तो हेनरी नियम से क्या हो जाएगा, देखते हैं, हेनरी नियम से देखते हैं बेटा क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूं आपकी कि हेनरी नियम से क्या स्थिति हो जाएगी, तो देखिए ये x बराबर 1/kh। तो यहां से क्या बातें चल रही है कि जिसकी kh का मान, हेनरी स्थिरांक का मान जिस गैस के लिए जितना कम होगा वह गैस उतनी ही अधिक विलय होगी। अर्थात जिस गैस का KH, हेनरी स्थिरांक लिख सकते हैं आप यहां पर, हेनरी स्थिरांक, जिस गैस के लिए हेनरी स्थिरांक अधिक होगा वह कम विलय होगी तथा जिस गैस के लिए KH का मान कम होगा वह अधिक विलय होगी। तो यहां से हमारे को गैस की विलेयता के बारे में पता चल रहा है कि जिसके लिए हेनरी स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा वो कम विलय होगी, जितना कम होगा वो अधिक विलय होगी। अब अगर अपन बात करें तो कहने का मतलब जिसका मान
KH का मान कम होगा वो अधिक ज्यादा विलय होगी। अब देखते हैं अपन हेनरी स्थिरांक की सीमाएं, कुछ कमियां हैं, कुछ लिमिटेशंस है हेनरी स्थिरांक की। वो लिमिटेशन क्या क्या है उनके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो अगला अपना आ जाएगा हेनरी स्थिरांक की सीमाएं। हेनरी स्थिरांक की सीमाएं, हेनरी स्थिरांक की सीमाएं। तो हेनरी स्थिरांक की सीमाएं क्या क्या कहती है बेटा, देखते हैं। तो यहां से जो हमारी बात चली थी, किससे, x बराबर 1/kh, इससे हमारी जो बात चली थी उसमें अगर अपन देखें क्या क्या सीमाएं हो जाएगी। पहला, दाब बहुत ज्यादा ना हो। अगर किसी गैस के ऊपर लगने वाला दाब इतना ज्यादा है तो हमें हेनरी की जरूरत ही नहीं है भाई, इतना दाब बढ़ गया तो वो वैसे ही घुल गया, तो यहां पर हमें हेनरी की कोई आवश्यकता नहीं होगी, पहला। दूसरा, ताप बहुत कम ना हो, बहुत कम ना हो, अर्थात यदि तापमान इतना कम रहा कि अपन उसके अंदर दाब कितना ही बढ़ा लें, अगर गैस घुलनी नहीं है तो फिर हेनरी स्थिरांक वहां पर काम नहीं करेगा। तीसरा, अगर अपन बात करें तो तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, जैसे यदि जो अंदर किसी विलायक में जो गैस घुलने वाली है, यदि घुलने वाली गैस की आणविक संरचना घुलने से पहले और घुलने के बाद यदि दोनों ही अवस्थाओं में समान है तो वहां पर हम हेनरी नियम को लागू कर सकते हैं। एक मिनट देखिए वापस, घुलने वाली गैस की आणविक संरचना बाहर तथा विलयन में समान होनी चाहिए। जैसे यदि मैं बात करूं आपसे एग्जांपल के लिए, अगर चौथा डाल दूं, जैसे अगर मान लीजिए मैंने NH3 अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को जल में घोला, जल में अगर मैं घोलता हूं तो जल में घोलने से क्या हो जाएगा, ये तो NH4OH बढ़ जाएगा, ये H2CO3 बढ़ जाएगी, और अगर अंदर जाकर के आयनीकृत हो जाएगी और इसकी आंतरिक संरचना चेंज हो जाएगी पूरी की पूरी। यहां अमोनिया डाला, वहां अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अंदर जाने पर इनकी अगर आंतरिक आणविक संरचना चेंज हो गई तो इसकी विलेयता का मान घट जाएगा, सॉरी गलती के लिए क्षमा, विलेयता का मान बढ़ गया, बहुत ज्यादा विलय हो गई, तो वहां पर हेनरी नियम कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि वैसे ही वहां पर तो आराम से परिवर्तन होने से आराम से कैसे विलय हो रही है, तो आपको हेनरी नियम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लगाना ही नहीं पड़ेगा। परंतु अगर मैं इन्हीं गैसों को NH3 और CO2 को यदि मैं बेंजीन में विलय करूं, किसमें विलय करूं, बेंजीन विलायक में, अगर बेंजीन विलायक में यदि मैं विलय करता हूं तो अंदर जाने के बाद में इसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ये बहुत ही कम विलय होगी। तो वहां पर अपन हेनरी नियम लगा करके इसको अंदर डाल करके बहुत ज्यादा तरीके से अपन उसको विलय कर सकते हैं। तब ये हो गया हेनरी नियम की सीमाएं, इन चीजों का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, तभी हेनरी नियम लागू होगा, अन्यथा हेनरी नियम लागू नहीं होगा। अब अगर मैं जो इससे पहले वाला थोड़ा सा एक टॉपिक था कि हमने देखा था यहां पर P था, हमने देखा था कि P0 बराबर XKH, ये बात देखी थी। यदि मैं
पी और एक्स में ग्राफ खींचू, पी नोट एक्स में ग्राफ खींचू तो एक सीधी रेखा हमें प्राप्त होता है। तो इसकी जो ढाल है, इसकी जो ढाल है वो इसके हेनरी स्थिरांक के समान होती है। ढाल जो होगी वो किसके समान होगी? हेनरी स्थिरांक के समान होगी। तो यहां से तो एक सूत्र इससे ये अपन ने एक आरेख निकाल दिया है कि जैसे जैसे आप दाब बढ़ाएंगे गैस की विलेयता के मान में वृद्धि होगी। तो ये तो हो गया क्लियर, यहां से इसको छोड़ो। अब अगर अपन आगे बात करते हैं, ये सीमाएं आ गई। सीमाओं के बाद में देखते हैं हेनरी स्थिरांक के उपयोग, हेनरी के महत्व क्या क्या है। तो हेनरी नियम के उपयोग, अगला अपन देखते हैं हेनरी नियम के उपयोग क्या क्या होते हैं। हेनरी के उपयोग, पहला, जैसे आपने देखा होगा जो सोडा वाटर वाला है, सोडा वाटर में CO2 को घोलना। जितने भी सोडा वाटर, लिम्का, थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी, आपकी जितने भी ये कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं उनको बहुत ज्यादा दाब के ऊपर दाब लगा करके CO2 को घोला जाता है और उसको ढक्कन लगा करके उसको बंद कर दिया जाता है, पहला नियम। दूसरा हेनरी का उपयोग जो आता है, उसके बाद में अगर अपन बात करें, जितने भी गोताखोर होते हैं, कौन होता है बेटा? गोताखोर। गोताखोर कौन होते हैं? जो समुद्र के अंदर छुपी हुई चीजों को निकालने के लिए अंदर डाइव करते हैं, अंदर जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? गोताखोर कहलाते हैं। तो उनमें क्या उपयोग आता है हेनरी नियम का? जैसे एक गोताखोर जितना गहराई में जाएगा तो उसके ऊपर जल का दाब उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो अंदर वो जो ऑक्सीजन गैस लेकर आया है तो उसके अंदर कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी होती है। तो अब क्या होगा, वो जो गैस सिलेंडर के साथ जो गैस आई है वो अंदर जैसे जाएगा तो ब्लड में, रक्त में उसकी मात्रा बहुत ज्यादा विलय हो जाएगी। दाब बढ़ने के कारण बहुत ज्यादा मात्रा हो गई, वो अंदर गया, ये जबरदस्त घुल गई। अब जैसे वो बाहर आएगा तो दाब इतनी तेजी से घटेगा कि गैस की विलेयता फटाफट घटना शुरू हो जाएगी। जब गैस बहुत तेजी के साथ ब्लड से निकलती है तो ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर, रक्त में दाब कम होने से नाइट्रोजन के N2 के बबल बन जाते हैं, बुलबुले। रक्त में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं और वो जब बुलबुले बाहर निकलते हैं तो आदमी को बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। बुलबुले बनते हैं जिससे पीड़ा होती है, पीड़ा, कष्ट होता है जबरदस्त, जिससे पीड़ा होती है। और कई बार तो ये पीड़ा इतनी असहनीय होती है कि आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए गोताखोर को इस पीड़ा से बचने के लिए हेनरी का नियम लगाकर कुछ गैसों का, एक विशेष गैसों का मिश्रण डाल करके सिलेंडर में तैयार किया जाता है, जिससे उनको पीड़ा कम से कम हो, जिससे उनको पीड़ा क्या। तो अब हमारे पास अपन ने बात करी थी गैसों का मिश्रण, मैंने लिखा है जिसमें हीलियम, जो गैस सिलेंडर लेकर जाएगा, गैस सिलेंडर जो लेकर जाएगा गोताखोर, उसके अंदर हीलियम 11.7, नाइट्रोजन 56.2, ऑक्सीजन 32.1, इनका मिश्रण सिलेंडर में भर करके गोताखोर अंदर जाता है। तो क्या होता है, ये गैसें जल हमारे ब्लड में बहुत कम विलय होती है। बहुत कम विलय होने के कारण जब वो बाहर आएगा तो बहुत धीरे धीरे वो गैसें निकलेगी और धीरे धीरे निकलने के कारण बबल नहीं बनेंगे, पीड़ा नहीं होगी। अब तीसरा उपयोग क्या था इसका, जैसे आपने देखा होगा पर्वतारोही जो पहाड़ों पर चढ़ने वाले होते हैं, तो पर्वतारोही के ऊपर चढ़ेंगे तो दाब घटेगा तो उनमें ऑक्सीजन घुलने की क्षमता कम हो जाएगी। ऊपर दाब घटता है
दाब घटता है, जिससे क्या होगा बेटा, दाब घटेगा, जिससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की O2 की रक्त में विलेयता घटेगी। विलेयता क्या होगी, घटेगी। अगर उसकी रक्त में विलेयता घट रही है तो क्या हो जाएगा, उसमें सोचने समझने की क्षमता घटेगी, तो व्यक्ति में सोचने समझने की क्षमता में कमी आएगी। तो ये जो रोग होता है इसको बोलते हैं एनोक्सिया। इस रोग का नाम क्या है, सोचने समझने की, ऑक्सीजन कम घुलने के कारण सोचने समझने की क्षमता में कमी आना एनोक्सिया नामक रोग कहलाता है। और ये जो लाइन है ये पर्वतारोही वाली एनोक्सिया वाली काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक बार पूछा भी गया बोर्ड के अंदर, एक व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ रहा है जिसमें सोचने समझने की क्षमता कम है, तो बताइए वो व्यक्ति किस रोग से ग्रसित है, किस रोग से ग्रसित है, एनोक्सिया नामक रोग से ग्रसित है। अगला जो टॉपिक आएगा हमारा वो आएगा द्रव्य विलयन। प्रभावित करने के बाद में अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन, इसे अपन कल पढ़ेंगे। तो आपको आज का टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई कमियां रही है तो कमेंट्स करके जरूर बताएं, और कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।